Bobde ji, and I hope that today's session will be as fruitful as yesterday's one. In the yesterday's session, Bobde ji, he informed us and enlightened us with the terminology of museology. We understood the concepts of phases of museums and types of museums in India. Carrying ahead the session, I hand over the session now to Bobde and I hope that everyone present here, including the students and the staff, will be benefited with the discussion and talk today. Over to you, Bhujangji. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने अपने को होस्ट में से चंदन जी को रिमूव कर दिया था। चंदन जी हमारे ऑफिस से है, इसलिए जो भी को होस्ट होंगे कृपया वो उन्हें इसमें रहने दें। मैं सभी विद्यार्थियों को ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ, पता नहीं है कि कुछ लोग नए चेहरे अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कृपया अपना पेन और नोटबुक लेकर के साथ में रखें, क्योंकि हम सभी को नोट्स लेना जरूरी है। आज का हमारा जो सत्र है, जो सेशन है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। जो भी भविष्य में आगे चल करके अपना खुद का म्यूजियम बनाना चाहते हैं या किसी नए म्यूजियम में जाकर के हम कुछ काम करना चाहते हैं, अपने एरिया में हम कोई अगर म्यूजियम शुरू करना चाहते हैं तो हमें कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, हम कैसे काम कर सकते हैं, वो सभी के लिए जो है ये सेशन जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि हम भी अपना एक म्यूजियम शुरू करें, यानी 4 बच्चे साथ में आकर के भी एक म्यूजियम शुरू कर सकते हैं। एक छोटा से उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इसी तरह से एक म्यूजियम जो हमारे दिल्ली में शुरू हुआ था, आज भारत का सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग लाने वाला म्यूजियम है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, और पिछले साल 186 करोड़ रुपए उन्होंने विदेश से फंडिंग हमारे देश में लाया हुआ है उस म्यूजियम के लिए। आप भी इस तरह का अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज का अपना सेशन का प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। हम सभी जो है अपना नोट्स जो है उसे जरूर लिखेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? कृपया कोई साउंड ऑन करके बताएं, को होस्ट जो भी है उसमें से कोई बताएं। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू। सो ये इमेज जो आप सामने देख रहे हैं ये भी मैंने ही बनाई हुई है। हमने भारत का पहला इंडियन एजुकेशन हेरिटेज म्यूजियम बनाया था महाराष्ट्र में, नासिक में, और वहां पर मराठा विद्या प्रसारक संस्था नाम से एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल हो गए। तो एजुकेशन हेरिटेज म्यूजियम ये भारत का पहला और विश्व का चौथा ऐसा संग्रहालय हमने बनाया। वहां पर ये पोस्टर मैंने बनाया हुआ है। म्यूजियम का एंट्री यहाँ से होता है, जहां पर हमने लिखा है, सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पढ़ाई माने सिर्फ पढ़ना और लिखना है। पढ़ाई जो शुरू होती है माँ के अपने गर्भ से, हमारी कुदरत से, प्रकृति से, और विश्व की हर चीज से हम सीखने का प्रयास करेंगे तो सीख सकते हैं। सीखना वो होता है जिसमें हमारी सारी कलाएं और सारे हमारे जो स्किल्स है, आर्ट एंड हमारा जो भी स्किल है, वो सब सीखने का अपने अंदर का जो जज्बा है वहां से। उसके बाद ये सीखना माने सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन नहीं है, बल्कि हमारा जो हार्ट है, सोल है, या हमारा जो भी हम जो सीख रहे हैं उससे समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति हम सभी समान हैं, ये दृष्टि निर्माण होना, ये दृष्टिकोण, एस्पेक्ट निर्माण होना, ये हमारी शिक्षा है और संग्रहालय ऐसी शिक्षा प्रदान करता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, डियर ऑल विजिटर्स, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज व्हाट माय कंसेप्ट। सो आवर टुडे सेशन, एक्चुअली मैंने डेट 2 लिखा है, बट इट्स आवर नाउ डेट 3। सो म्यूजियम एक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स कैटलॉगिंग, डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल नेटवर्क, ये आज के हमारे बिंदु रहेंगे। सो म्यूजियम एक्ट्स, कौन कौन से एक्ट है, क्यों है, किस लिए है, उसका कारण क्या है, ये हम इसमें देखेंगे। क्योंकि हम जब संग्रहालय निर्माण करने जाते हैं तब सबसे पहले कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कौन सी चीजें रख सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं रख सकते हैं, कलेक्ट करने का अधिकार है या नहीं है, ये सब पता रहना है। तो यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटी, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में हम देखेंगे। जैसे नीचे कुछ दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश में कुछ ऐसे घटनाएं हुई या विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसकी वजह से इस तरह से कानून निर्माण करने पड़े म्यूजियम के लिए स्पेशली। तो यहाँ एक लिखा है, ऑपरेशन
पैंडोरा। सो ये ऑपरेशन पैंडोरा थर्ड, ये एक ऐसा ये बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था जिस ऑपरेशन के तहत अलग अलग देशों के 29 देशों के पुलिस और कस्टम ऑफिसर्स ने मिलकर के, स्पेनिश सिविल गार्ड जो है उनके साथ मिलकर के ऐसे 49 लोगों को अरेस्ट कर लिया था जिनके पास से 18,000 ऐसी चीजें जो म्यूजियम से चोरी हुई है, कल्चरल आर्टिफैक्ट जिसको हम कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स जो है उसको कलेक्ट किया गया था। कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें उसमें थी। 2018 में ऑपरेशन पैंडोरा सेकंड हुआ और उसमें भी जो है 51 लोगों को अरेस्ट किया गया, 41,000 चीजों को कलेक्ट किया गया। 2017 में यही पैंडोरा फर्स्ट जब हुआ था, 75 लोगों को अरेस्ट करके 3,500 चीजें कलेक्ट की थी। इसका मतलब बार बार इस तरह से ये करने पड़े, क्यों? क्योंकि इस तरह से जो चोरी की हुई चीजें है, ये आज देखिएगा एक उदाहरण के रूप में गूगल में जाकर के ईबे नाम से एक कंपनी है, ईबे, ऑनलाइन में ये चीजें बड़े धड़ल्ले से यानी बिना डरे हुए ये चीजें बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून का डर नहीं है। तो कानून ऐसा बनाना होगा, इतना सख्त बनाना होगा कि जिससे डर भी हो और रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। भारत सरकार के लिए जो कानून मैंने लिखा था 2 साल पहले इसी विषय के बारे में, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट अगर चोरी हो जाता है तो इंडियन एंटीक्विटीज एक्ट 1972 के अनुसार एक मैन्युस्क्रिप्ट चोरी होने के लिए हो जाता है तो क्या पनिशमेंट था? 2,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का जेल। और उसी कानून को हमने बदलाव करके 20 लाख रुपए फाइन और 1 साल की जेल ऐसा कर दिया था। क्योंकि मैंने जैसे कहा है, कानून सख्त होने चाहिए और उसके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। भारत में ऐसी घटनाएं 1977, 1919 में भी हुई, 1979 में हुई थी। 3,000 एंटीक्विटी चोरी हो गई थी और लगभग उसी तरह से जो है पिछले कुछ दशकों में 50,000 से ज्यादा चोरी हमारे यहाँ से चोरी हुई है। तो एक व्यक्ति का नाम आता है सुभाष कपूर, जिस सुभाष कपूर ने हमारे यहाँ से कई सारे ऐसे हजारों करोड़ की मूर्तियां जो है चोरी की हुई है। अभी उसको अरेस्ट किया गया कुछ साल 2-3 साल पहले और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। तो हमारे भारत में ऐसे कानून बनने की जो शुरुआत है वो 1878 से हुई है। उस कानून का नाम है 1878 ट्रेजर ट्रोव एक्ट। दिस इज द फर्स्ट, इस तरह का पहला कानून हमारे देश में बनाया गया, यानी जिसको हम सार्वजनिक रूप से कहते हैं इस रूप से। और उसके बाद में 1904 में एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट नाम का एक एक्ट बनाया गया, सेकंड कानून। क्योंकि हमारे यहाँ से जो मंदिर थे या अलग अलग जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, वहां से उसके ऊपर की मूर्तियां वगैरह चोरी करने का प्रमाण ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए ये ब्रिटिश काल में बनाए हुए कानून है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है भारत की आजादी के बाद 1947 में एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ये बनाया गया और उसके बाद उसी का अमेंडमेंट करते हुए 1958 में और उसी का अमेंडमेंट एक्ट बना। और इस तरह से जो है 1947 में और एक एक्ट बना था, उसका नाम था एंटीक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। तो ये सारे कानून जो है क्यों बनाए, उसके पीछे का जैसे मैंने कारण बताया, अलग अलग चोरी की घटनाएं जो हमारे देश में हुई। एक कुछ तो इंसिडेंट मैंने यहाँ नीचे बताए हुए हैं। जैसे जयपुर से हमारे यहाँ पर जो है एक चोरी हुई थी, जयपुर पैलेस म्यूजियम से 1750 मिनिएचर पेंटिंग चोरी हो गए थे। और 1968 में नेशनल म्यूजियम से चोरी हुई थी, 125 एंटीक्विटी जो है ज्वेलरी और 32 रेयर गोल्ड कॉइन्स चोरी हो गए थे। इसी तरह से हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ से भी ऐसी कई चीजें चोरी हुई हमें दिखाई देती है। निजाम म्यूजियम जो है वहां से भी चोरी हुई है। यहाँ तक कि जो सालार जंग म्यूजियम, जिसका वेल्थ हमारे पार्लियामेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए, सो इतने, इसमें से भी हमारे यहाँ से कुछ पेंटिंग चोरी हो गए थे। असगर अली उस जो चोरी हुआ था उस इंसिडेंट का नाम बताया जाता है जिन्होंने किया था। और जो चोरी की हुई ऐसी चीजों को ये करने के लिए जब पुलिस एक्शन लेती है तो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी ऐसे लोग जो है जुड़े होते हैं। और ऐसी चीजें जो हमारे देश से चोरी होकर के बाहर के देशों के म्यूजियम में शो में रखी हुई है, जैसे एंसेंट इंडियन जैन आइडॉल जो है 1250 में निर्माण हुआ, तो वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में रखा हुआ है। उसके बाजू में रूबिन म्यूजियम न्यूयॉर्क, ऐसे जर्मन के म्यूजियम में भी रखी हुई चीजें, कितनी चीजें हुए, 20,000 चीजें रखी हुई है। और क्या नाम है, म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। एंड ये एशियन आर्ट माने क्या है, भारत से मैक्सिमम चीजें इसमें से चोरी हुई है। तो इन सबको रोकने के लिए जो अभी तक के कानून बने, वो कानून कौन कौन से है उसका नाम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है।
सो जैसे इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो मेनी सच एक्ट्स फ्रॉम 1878 टू 2012, अलग अलग जो कानून बने उसका ये लिस्ट है यहाँ पर। ये बाद में आप जो आपको रिकॉर्डिंग लिंक साझा हो जाएगा उसमें से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा तरीका, गूगल में अगर आप डालते हैं कि लेजिस्लेटिव एक्ट फॉर एंटिक्विटीज और फॉर म्यूजियम्स, तो आपको ये सभी ऑनलाइन में दिखाई देंगे। ये मैंने ऑनलाइन से ही लिया हुआ है और ये आपको मिल जाते हैं। आजकल जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है उसके सभी कानून यानी पहले से लेकर आज तक के ऑनलाइन में अवेलेबल है, पीडीएफ में। आप गूगल में जैसे इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 डालेंगे तब ये सबका पीडीएफ फाइल मिलेगा आपको, या सिर्फ आप जो है एंटिक्विटीज एक्ट या म्यूजियम्स एक्ट ऐसा भी डाल के सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अब इसमें एंटिक्विटीज ये जो शब्द आता है ये म्यूजियम के लिए बहुत जरूरी है। क्या है एंटिक्विटीज? एनीथिंग विच इज अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड, एक जनरल तौर पर मैं बता रहा हूँ। उसमें कॉइन्स है या मैन्युस्क्रिप्ट्स है या वेपन्स है, हर चीज है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 75 ईयर्स ओल्ड चीजों को अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं? अगर आपकी खुद की है तो कुछ प्रूफ अगर है, आपके दादा परदादा उनकी है तो आप उसको जो है रजिस्टर्ड कीजिएगा। रजिस्टर्ड करने की भी प्रोसेस है। नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज नाम का जो मिशन है उसके अंदर ये सभी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है? आपके नजदीक का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वहां पर, या जो आपके नजदीक स्टेट आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो भी हम दिखाएंगे। ये चीजें आप अपने पास रखने के लिए प्रूफ के साथ में आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिएगा। उसके लिए उसका पूरा डिटेल जानकारी भरना होता है और 6x4 के 3 फोटोग्राफ आपको प्रिंट कर करके वहां ले जाने होते हैं। उसके ऊपर स्टैंपिंग करके वो हमें एक वो रख लेते हैं, 2 कॉपीज हमें दे देते हैं। सो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके आप रख सकते हैं। अब बड़े कई बार सवाल ऐसे आते हैं, खुदाई में जब चीजें मिलती है तो वो किसकी होती है? तो इसका भी नियम याद रखिएगा। अगर आप जमीन के नीचे जो भी है, जमीन के नीचे यानी 1 फीट 2 फीट 3 फीट जैसे नीचे चलेंगे, सो इफ उसका इंपॉर्टेंस भी क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और कितने साल पुराना है, डिपेंडिंग ऑन दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कितने नीचे मिला हुआ है जमीन के नीचे, सेकंड जो कितने साल पुराना है, और मटेरियल क्या है, इस पर निर्भर करता है उसे जमा करना है या नहीं करना है। जमीन के ऊपर भी अगर होगा, कभी कभी ऐसा होता है, जमीन के ऊपर भी अगर सोने के सिक्के की पोटली अगर मिले, वो आपकी नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। अब यहाँ कानून बता देता हूँ, ये कानून क्या बताता है। अगर आपको आपके घर पे, घर के आसपास आपकी जमीन यानी आप खुद जिसके ओनर है, ऐसी जगह पर अगर आपको कोई चीज मिल जाती है, अगर आप खुद ही सरकार को जानकारी दे देते हैं तो सरकार बाकायदा आपको जो है 20% उसका जो है वो इनाम के तौर पर, उसकी कीमत जो होती है यानी जो आपने जो दिया हुआ चीज है उसका मार्केट का जो वैल्यू है वो भी दे देती, उसका पैसा भी दे देती है और साथ में 20% और आपको इनाम भी दे देती है उसके ऊपर। बट अगर जमीन आपकी है और जानकारी दूसरे किसी ने दी है और आप भी कॉपरेट किए हैं तो 10% आपको इनाम मिलेगा, 10% उनको इनाम मिलेगा, यानी टोटल प्राइस जो होगा उसके ऊपर का बता। बट अगर आपने छुपाने की कोशिश की तो वो चीजें भी जब्त हो जाएगी। दूसरा इनाम तो मिलना दूर रहेगा, चीजें जब्त हो जाएगी। दूसरा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को भी सील किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज वी कैन यूज। आप इसका कॉपी लेकर के आप ज्यादा डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। अब जब हम चीजों को कलेक्शन करते हैं, कानून के बारे में तो बात हो गई, अब कौन सी चीजें कलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। संग्रहालय जिस उद्देश्य से बना हुआ है उसका उद्देश्य पहले सीधा ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ म्यूजियम नॉर्मली हैज ए कलेक्टिंग पॉलिसी फॉर न्यू एक्विजिशंस, सो ओनली ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन कैटेगरीज, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? जैसे मान के चलिए आपका संग्रहालय जो है वो सिर्फ सिक्कों का संग्रहालय है, तो सिक्कों के संग्रहालय मैंने न्यूमिस्मेटिक कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, या कॉइन्स म्यूजियम ऐसा बोलते हैं। तो कॉइन्स म्यूजियम में आप बर्तन जमा करेंगे क्या? इधर उधर घर में पड़े हुए पुराने बर्तन जमा कर लेंगे? चप्पल बूट जो होते हैं पुराने पड़े हुए वो जमा कर लेंगे क्या? कोई पुराने कपड़े पड़े हुए उसको जमा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका म्यूजियम कॉइन्स म्यूजियम है। बट वही अगर टेक्सटाइल म्यूजियम है तो हाँ, टेक्सटाइल म्यूजियम में आप जरूर पुराने कपड़े जो है वो जरूर कलेक्ट करेंगे, उसमें से अलग अलग वैरायटीज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस हिसाब से रखेंगे। बट
वो कपड़ों का म्यूजियम, टेक्सटाइल म्यूजियम है इसलिए। ऐसे उदाहरण कल के सेशन अगर आपने देखा होगा, कल का रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजा था उसमें अंबालाल साराभाई अहमदाबाद में जो म्यूजियम स्थापित किए थे, सो वो टेक्सटाइल म्यूजियम जो है उसको आपने शायद देखा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। सो जिसका नाम है कैल्को म्यूजियम, अहमदाबाद में जो है। सो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन योर म्यूजियम्स एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उसी दृष्टिकोण से आप उसको कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका संग्रहालय जिस पर्पज के लिए बना हुआ है वो बाजू में रह जाएगा और डंपिंग होता जाएगा। और लास्ट में एक यहाँ सेंटेंस जिसको हाईलाइट किया है, पर्सन हु कलेक्ट्स द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉयल, ईमानदार होना चाहिए, एंड नॉलेजेबल पर्सन विथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल। नॉलेजेबल, ज्ञान ठीक से होना चाहिए कि कानून में क्या है कि क्या नहीं है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। और लॉयल क्यों होना चाहिए, किसी का घर जाते हैं जब चीजें जमा करने के लिए, अगर मान के चलिए 100 सिक्के उसने सामने रखे हुए हैं, उसमें से अगर वो हमें 10 सिक्के दे रहा है आपके म्यूजियम के लिए, वो इधर उधर चाय लाने के लिए गया आपके लिए, और आप उसके 20 सिक्के चुरा के जेब में डाल देंगे, तो अगर उसको पता चल गया तो आप और आपके साथ आपका संग्रहालय भी दोनों जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। सो लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए, क्योंकि कोई अपनी जेब से ऐसे ही 50 रुपए 100 रुपए निकाल के भी किसी को ऐसे ही नहीं देता है। तो किसी के घर जाने के बाद म्यूजियम के एंटिक्विटीज आपको क्यों दे वो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं, आपके संग्रहालय का उद्देश्य क्या है, आपके पास जो चीजें है उसका महत्व क्या है, हम उसको किस तरह से कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रॉपर कर सकेंगे, कैसे संभालेंगे, साथ साथ में आपका नाम भी हम आगे बढ़ा सकेंगे, वो शोकेस को आपका नाम देंगे या वो गैलरी को आपका नाम देंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कलेक्शन। तो ये सब अगर आप ठीक से उनको समझा सकेंगे तो लोग दे देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आपका काम धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और लोग खुद ही होकर के बोल देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, परसों रोटरी क्लब का हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, कुछ लोगों ने अपने मुंह से बोल दिया, सर मेरे पास बहुत सारा कॉइन्स का कलेक्शन है, मैं लाके दे दूंगा। कुछ लोग, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है बहुत पुराने, हम लाके दे देंगे, और ऐसे दिए हैं लोगों ने, इसके पहले भी मुझे बहुत कुछ दे दिए है। सो डिपेंडिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, सो इट विल यू गेट, सो आपके संग्रहालय की वो चीजें मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो मैंने अपने अनुभव से थोड़ा उसको यहाँ पर ये किया हुआ है। सो आप जब चीजों को कलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉमन इश्यूज क्या है, इज द ऑब्जेक्ट रिलेवेंट टू द म्यूजियम्स मिशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके संग्रहालय का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, उसके साथ वो रिलेवेंट है या नहीं। एंड स्कोप ऑफ कलेक्टिंग आर डिफाइंड बाय गवर्निंग बॉडी। आपकी जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, यानी आप अगर संग्रहालय के प्रमुख है, ट्रस्टी है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, आपका जो भी ट्रस्ट बोर्ड है, वो जो तय करेगा उसके अनुसार है या नहीं, पहले ये देखिएगा, है तो लीजिएगा। वाज नहीं तो दूसरा भी एक सोल्यूशन भी बताता हूँ। जैसे मान के चलिएगा कि कोई एक व्यक्ति मुझे, अगर मान लीजिए वसीम लता जी ने, दीदी ने अगर मुझे बोला कि भैया हमारे पास में ये चीजें हैं, आप इसको ले लीजिए, बहुत सारे पेंटिंग्स है मेरे संग्रहालय में, भले ही मैं पेंटिंग्स कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अगर पता है कि मेरा कोई और परिचित या कोई ऐसा संग्रहालय की जो पेंटिंग्स को कलेक्ट कर रहा है, तो मैं उनसे लेकर के उनको भी दिला सकता हूँ, या उनको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि आप उन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। देना इनका उद्देश्य है, कलेक्ट करना उनका उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य नहीं है। फिर भी हम डिनाई नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट टू बोथ, और दोनों को जोड़ देंगे और वो चीजें वहां पर पहुंचा देंगे। सो पर्पज ऑफ द एंटिक्विटीज और द आर्टिफैक्ट्स विल सॉल्व। सो मेरा नहीं, बट वो चीज जो उचित जगह पर पहुंच जाएगी। वॉज द ऑब्जेक्ट लॉफुली एक्वायर्ड, एंड इफ कानूनन आपने उसको ले लिया है क्या। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगर आप मेरे पास आ गए या मैं आपके पास आ गया, कुछ चीजें अगर मैंने आपको देना चाहिए, तो ऐसे ही मत ले लीजिए। कोई भी अगर आपको बुला के अगर बोल देगा आइए आइए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ले लीजिए 10 चीजें मेरी तरफ से, तो तुरंत उठा के लेके मत आना, क्योंकि कल के लिए हो सकता है उसका और आपका झगड़ा अगर हो जाए, तो वो ऐसा बोल सकता है कि मैंने उनको चाय पे घर पे बुलाया था और वो हमारे यहाँ आकर के चीजें देखते देखते मेरी 10 चीजें चोरी करके लेके गए। क्या प्रूफ है आपके पास में कि आपने वो चोरी करके लाए या उसने खुद दिया हुआ है, क्योंकि वो चीजें उसकी है, इसका उसके पास प्रूफ रह सकता है, किसी एग्जीबिशन में उसने लगाया होगा, ऑनलाइन में कुछ किया होगा वगैरह हो सकता है, बट आपके पास क्या प्रूफ है उसने खुद होकर के दिया, ये बोलने के लिए नहीं हो सकता है ना। सो इसके लिए उसका एक फॉर्म होता है प्रॉपर, या आप जो है 100 रुपए का एक बॉन्ड पेपर लेकर के, आजकल 100 रुपए के बजाय 500 रुपए का ज्यादा, क्योंकि चीजें ज्यादा महंगी हो गई इसलिए, उसके ऊपर पूरे कॉपीराइट के अधिकारों के साथ वो हमें दे रहा है, इस तरह से लीगली लिख करके
उनका सिग्नेचर लेकर के, 2 विटनेस का सिग्नेचर लेकर के फिर उसको हैंड ओवर किया जा सकता है। बट उसमें भी काफी सारे और प्रावधान है, वो हम बताएंगे। लॉफुली एक्वायर्ड करना चाहिए, ये पक्का याद रखिए, इलीगली मत लेना। एंड इफ फॉरेन इन ओरिजिन, इंपोर्टेड और कंप्लायंस इन विथ इंटरनेशनल, बाहर देश से अगर कोई देना चाह रहा है तो वो सारे कानून को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैसे लाना चाहिए। अगर कानून का पता नहीं है तो एक्सपर्ट्स की मदद लीजिएगा। आप जाकर के आपके आजू बाजू के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑफिसर बोल के एक ऑफिसर रहता है, उसकी मदद इसके लिए ले सकते हैं, या आप हमें भी पूछ सकते हैं अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो। डज द ओनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव लीगल टाइटल टू द ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज आपको वो व्यक्ति दे रहा है वही उसका मालिक है क्या कानूनन, उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है मैं किसी से चीज लेके आऊं ऐसे उठा करके और आपको दे डालूं, क्यों? क्योंकि मुझे आपको ये तकलीफ देनी है और उसको भी अगर प्रॉब्लम करना है, यानी कल के लिए बदनाम कौन हो जाएगा? आप लोग हो जाएंगे अगर मैंने ऐसे चोरी की चीज आपको दे दी तो। इसलिए पहले ये चेक कीजिए देने वाला व्यक्ति ही उसका ओरिजिनल मालिक है क्या, वो उसका है क्या, ये पहले चेक कर लीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक के बजाय 2, 3, 4 लोग मालिक हो सकते हैं, यानी 4 भाई या परिवार है, उनके परिवार की चीज है। जैसे पुराने कोई आर्टिफैक्ट, एंटिक्विटीज, कोई पुराने शोकेसेस वगैरह है या मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है और कोई व्यक्ति आपको देना चाहता है, तो देने से पहले उनके भाई कितने हैं, बंटवारा प्रॉपर हो चुका है या नहीं, या ये जो आपको दे रहे हैं, कभी कभी वो चीजें देते समय सेल करने की बात करते हैं, बेचने की बात करते हैं, तब आपको पक्का ध्यान रखना है कि वो ओनर अकेला है या उनका पूरा परिवार है। अगर परिवार है तो परिवार की पूरी परमिशन होना जरूरी है, अदरवाइज अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे तो वो चीजें आपको वापस देनी पड़ेगी, ये याद रखना है। सो नीचे आर देयर एनी अदर पार्टीज वगैरह नीचे लिखा हुआ है। सो इज द ऑब्जेक्ट इनकम्बर्ड बाय एनी लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे हो सकता है कि मान के चलिए आप कहीं से किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से कोई चीज उठा के लेके आने वाले हैं, तो या कोई आपको दे रहा है, तो वो दे रहा है तो वो जहां से उठा के लाया है वो लीगल है क्या? वो आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड साइट है, नेशनल प्रोटेक्टेड और स्टेट प्रोटेक्टेड, ऐसे 2 साइट होते हैं। किसी साइट से अगर वो उठा कर ला करके अगर आपको दे दिया तो कल के लिए आप जेल में जाएंगे, क्योंकि ये याद रखिएगा इंडियन एंटीक्विटीज एक्ट 1972 और अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें बेल नहीं है। एंटीक्विटीज के चोरी के लिए बेल नहीं मिलती है, सीधा जेल में चले जाएंगे, कोई ये नहीं है, जामीन नहीं मिलेगा। और कोई आप कितना भी बड़ा पद रहे, तो हमारे यहाँ हमारे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जेल में डाल दिया गया था, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो कलेक्टर को सस्पेंड होना पड़ता है, एस ऑफिसर को सस्पेंड होना पड़ता है, तो इसलिए हमको याद रखना है हम गलती से भी ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आएगा सब चलेगा, बट अगर एक बार आ गया तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि कानूनन गतिविधियों का ध्यान रख करके आप जो है लीगली, यानी अगर आप उन चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी कीजिए, नहीं तो लीगल नहीं है तो नहीं करना है। वुड द ऑब्जेक्ट पॉज एनी थ्रेट्स और डेंजर्स, जैसे एक सिंगल बताता हूं, अगर आपको किसी ने बम का गोला दे दिया, कोई कैनन बॉल दे दिया, ले लीजिए भाई साहब मेरी तरफ से गिफ्ट है, और आप अपने म्यूजियम में ला के रखे और उसका स्फोट हो गया, कितने में पड़ेगा? गिफ्ट दे रहा है भाई, बट ला करके कुछ दिन के बाद अगर उसका विस्फोट होने वाला है तो आपकी भी जान खतरे में है, आपके स्टाफ की जान खतरे में, आपके सारे संग्रहालय की चीजों का खराबा हो जाएगा। इसलिए वो चीज जो दे रहा है उससे कोई डेंजर नहीं है ना, थ्रेट नहीं है ना, वो सोचिए। कभी कभी कुछ केमिकल्स ऐसा हो सकता है जिसका प्रॉब्लम हो सकता है, इन सबको ध्यान रखना। डज द म्यूजियम हैव द रिसोर्सेस टू प्रॉपरली केयर फॉर द ऑब्जेक्ट? अभी एक उदाहरण के तौर पर आपके पास 500 मैन्युस्क्रिप्ट्स है, एक गैलरी आपके पास में है, ला करके अच्छे से आपने रखा हुआ है। अगर किसी ने कल बोल दिया 50,000 मैन्युस्क्रिप्ट है लेके जाओ, भाई साहब देंगे भी, बट आप ला करके उसको संभाल सकते हैं क्या? सफेद हाथी को पालने पोसने जैसा, यानी मर्सिडीज बेंज कार अगर किसी ने दिया, पेट्रोल रोज डाल सकते हैं क्या? एरोप्लेन अगर आपको मैंने गिफ्ट दे दिया, रोज उसमें कुछ ये कर सकते हैं क्या? उसको देखभाल कर सकते हैं क्या? महीना 50 लाख रुपए सिर्फ वो फ्लाइट को, वहाँ एरोप्लेन को रखने के लिए जाते हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर, तो ये खर्चा आप कर सकते हैं क्या? कारण गिफ्ट दे रहा है कोई, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ले लें। हमारे पास वो रिसोर्सेस है क्या म्यूजियम के पास कि जिससे हम इसको प्रॉपर संभाल सकेंगे? ये ध्यान रख करके उन चीजों को ले लीजिए, अदरवाइज नहीं लेना। उनको बोलिए अब तक संभाले है ना, थोड़ा और कृपया संभालिएगा, मैं थोड़ा लाइबल बन जाऊं या हमारा संग्रहालय थोड़ा लाइबल बन जाएगा तब दे दीजिए, धीरे धीरे हम बड़ा करेंगे, बट धीरे धीरे संग्रहालय को और अच्छा करेंगे। इज द ऑब्जेक्ट एनकम्बर्ड बाय एनी डोनर्स रिस्ट्रिक्शंस?
कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने आपको दिया, मगर मैंने आपको बोला मैं आपको ये 10 चीजें दे रहा हूँ, बट आप लोगों को मत बोलिएगा मैंने नहीं दिया हुआ है, या इसका कॉपीराइट के बारे में कहीं ये नहीं करना है। ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। आंसरिंग दीज अबव क्वेश्चंस, जो भी हमारे अनुभव में आया वो हमने आपको बताया हुआ है। लास्टली, मेनी म्यूजियम्स विल नॉट एक्सेशन objects that have been acquired illegally or where other parties have an interest of the object। बहुत बार ऐसा होता है संग्रहालयों के पास एक्सेशन रजिस्टर ही नहीं होता है, यानी वो चीजें किसकी है, कहाँ से आई है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। अगर आप खुद ही मालिक हो, खुद का ही म्यूजियम है तो अलग बात है, बट अगर दूसरा कोई मालिक है और चीजें कहीं से आ रही है और आपका संग्रहालय इतना बड़ा हो गया है, जो मालिक था वो मर गया, तो आपको कम से कम पता तो होना है ना ये चीजें कहाँ से आ गई। सो ये सभी जो है लीगल रूप का ध्यान रखना चाहिए। अब दो बातें यहाँ पर और इम्पोर्टेंट, जब कोई हमें डोनेशन देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी सारे जो पॉइंट लिए थे वो सभी पॉइंट को ध्यान रख के डोनेशन लीजिएगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट, डोनेशन देने वाला किस उद्देश्य से आपको डोनेशन दे रहा है ये ध्यान से देखिएगा। अगर डोनेशन देने वाले का अगर कोई अपेक्षा होगा कि मुझे आपके म्यूजियम के ट्रस्ट का ट्रस्टी बना कर ले लीजिए, या अगर उसका अपेक्षा है कि आप जो है मैं जो चीजें दे रहा हूँ उससे बदले कुछ पैसे दे दीजिए, भले डोनेशन बोल रहा है इधर बट पैसे मांग रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में सोचिएगा वेदर इट इज लायबल और नॉट। उसके बाद नेक्स्ट है परचेस। चीजों को परचेस करते वक्त और चीजों को, दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। पहला, कोई भी चीज डबल मत परचेस कीजिए। माने संग्रहालय में आपके पास एक कोई सिक्का है चंद्रगुप्त मौर्य का, 2 सिक्के आपको पास होना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्ले करते समय ऑब्वर्स और रिवर्स दोनों साइड से सिक्के डिस्प्ले किए जाते हैं। 2 सिक्कों के अतिरिक्त अगर कोई और भी 10, 50, 100 सिक्के है तो अननेसेसरी क्यों खरीद रहे हैं। परचेस करते समय ये याद रखना है, क्योंकि उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेस करना माने इन्वेस्ट पैसे डालना, तो आप उसमें जो पैसे डाल रहे हैं उसके बजाय आप और दूसरे डायनास्टी के और दूसरे राजाओं के सिक्के लेकर के आपके म्यूजियम को और अच्छा कर सकते हैं ना। सो ऐसा नहीं करना, यानी सेम थिंग को रिपीटेड परचेस मत करना, ये पहली चीज, पहली बात याद रखिए। सेकंड, जब चीजें परचेस करते हैं तो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है इसको पहले देख लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कोई हमें 1000 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा है तो दौड़ दौड़ के ले लेते हैं। जैसे एप्पल का मोबाइल अगर किसी ने बोल दिया 10,000 में मिल रहा है, भागते भागते जाके ले लेंगे, बट आपके पास कुछ है क्या उसको चेक करने के लिए, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। ऐसे मार्केट में फोर्जरी, हम बोलते हैं फोर्जरी सिक्के बहुत मिलते हैं आजकल, यानी हजारों सिक्के आजकल ऐसे जो है हैदराबाद में चार मीनार के बाजू में, मुंबई में काला घोड़ा के बाजू में, अलग अलग ऐसे जगह पर, दिल्ली में कभी गए तो मंडी हाउस वगैरह जो है उस तरफ में, ऐसे अन्य कई जगहों पर ऐसे बिक्री होती है जो फोर्जरी यानी डुप्लीकेट होते हैं। ऐसे हमको नहीं लेना है। जैसे कई सारे पेंटिंग्स है, जो बहुत फेमस पेंटिंग है विश्व का, मोनालिसा का पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग के बजाय डुप्लीकेट पेंटिंग बहुत सुंदर है ऐसे बनाए हुए है। सो 3 पेंटिंग ऐसे है आज दुनिया में, सबको ओरिजिनली बोल रहे हैं ये लोग, तो ये हो जाता है। सो हम लोगों को परचेस करते हुए याद रखना है इज इट ओरिजिनल और डुप्लीकेट, ये पहचानने के लिए आपके पास उसका पूरा अध्ययन होना चाहिए। और थर्ड थिंग इज दैट कि जो चीजें हम परचेस कर रहे हैं वो परचेस करने से आपके म्यूजियम को फ्यूचर में फायदा क्या होने वाला है, यानी इफ नॉट बेनिफिट फॉर योर म्यूजियम व्हाई शुड यू नीड टू परचेस इट। यानी जैसे अगर किसी ने आपको साहब मेरे पास जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के 5000 सिक्के ले लीजिएगा, इतने पैसे दे दीजिए, वो 5000 सिक्के लेकर के आपको फायदा क्या होने वाला है आगे, उसको सोचिएगा। अगर आपके म्यूजियम को कोई सच में उससे बेनिफिट है जरूर लीजिए, अदरवाइज अननेसेसरी आपका, मान लो 100 रुपए में भी एक दे रहा है तो 5000 सिक्कों के 5 लाख रुपए आप क्यों डाल रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। सो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सो इफ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर फॉर द म्यूजियम इट इज ओके, ऐसे चीजों को ध्यान रखते हुए परचेस करना है। अब इसके आगे आता है म्यूजियम के लिए कोई लोन या टेम्पररी ऑब्जेक्ट दे देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको, आप एक काम कीजिए, आपके कॉलेज में जो है मैं आपको 50 चीजें देता हूँ, 100 चीजें देता हूँ, 2 महीने के लिए आप रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आपके बच्चों को दिखाइए, आप एग्जीबिशन कीजिए, इसको बोलते हैं लोन और टेम्पररी। अब ये इसमें कई सारे प्रावधान अलग अलग जो है सोचने के, वो एक पहली बात है, जो दे रहा है वो कितनी चीजें दे रहा है उसका फोटोग्राफी, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ही लेना है। मैंने बोल दिया भाई ले लीजिए ये 100 ये है
मैन्युस्क्रिप्ट है, आप लेके जाइएगा। बाद में मैंने बोल दिया कि 100 मैन्युस्क्रिप्ट थे, उसमें ये पेंटिंग्स थे, उसमें से पेंटिंग आप लोगों ने फाड़ लिए, क्या करेंगे आप? मैं ही पहले फाड़ करके आपको दे दूंगा, मेरे पास प्रूफ है वो मैन्युस्क्रिप्ट में वो पेंटिंग था इसका, बट आप जब वापस दे रहे तब मैंने देखा कि उसमें वो नहीं है। किसने चुराया, कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए ईच एंड एवरी थिंग मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। सेकंड, सब लीगल जो है, यानी कितना दे रहे, क्या दे रहे, उसका लीगल पेपर्स बनाइएगा, लीगल पेपर्स, कानूनन दस्तावेज जो है वो बनाइएगा। थर्ड थिंग इज दैट फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना है, यानी चीज क्या है, यानी आइटम्स क्या है। जैसे मैं सिक्के आपको दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ सोने के सिक्के है, बाद में परीक्षण कर लिए तो पता चल गया ये तो तांबे के सिक्के है, कॉपर है, कैसे प्रूव करोगे आप? लेते हुए चेक कर लिए थे क्या? आइटम क्या है, यानी मटेरियल क्या है, वो प्रॉपर उसका परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। उसके बाद में जब चीजें देते हैं, टेम्पररी के लिए भी देते हैं, तो याद रखना ये चीज इसी की है क्या जो दे रहा है, नहीं तो मैं 2 महीने के लिए मैं किसी मंदिर से कोई मूर्ति चोरी करके लेके आऊं और आपको बोल दूं कि आप अपने यहाँ एग्जीबिशन में रखिएगा, मेरे घर पुलिस आएगी, चेक करेगी, मेरे घर पे कुछ भी नहीं मिलेगा, और 2 महीने के बाद आपके यहाँ से मैं वापस लेके आऊंगा और वो मूर्ति अपने पास रखूंगा या उसको सेल करूंगा। सो क्या हो गया? चोरी की चीजों को आपके यहाँ डिस्प्ले करने के लिए दिया हुआ है। सो शुड नीड टू बी चेक प्रॉपरली वेदर इट इज लॉफुली एक्वायर्ड बाय द ओनर, उसने वो प्रॉपर रूप से यानी एक्वायर किया हुआ है क्या। सो ये सभी चीजों को प्रॉपर ध्यान रखते हुए आप उसको जो है कस्टडी में ले लीजिएगा। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते समय में आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। जिस समय मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में काम करता था आंध्र सरकार के लिए, उस समय उन्होंने ये लेटर दिया हुआ है। उसके बाद में जब चीजों को कलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा उस चीज को वहां से लाकर म्यूजियम में रखने में ज्यादा अच्छा रहेगा या वहीं पर रखने में अच्छा रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिफैक्ट। जैसे ये इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर जो है पुणे में मावळ बोल के जो एरिया है वहां पर जैन धर्म का सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र का 2200 साल पहले का हमने ढूंढ निकाला था, और हमें परमिशन मिल गई थी कि वो इंस्क्रिप्शन ला करके हम अपने म्यूजियम में रखे। ये बात है 2016 की। बट 8 साल पहले जब हम वहां पर गए वो ढूंढने के लिए, जब हमें मिला तो वो इंस्क्रिप्शन एक गुफा में एक वहां के दीवार पर जो है वो बना हुआ है। सो विल इट बी ओके फॉर टू ब्रेक इट थ्रू देयर एंड टेक इट इन द म्यूजियम? नो, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो इंस्क्रिप्शन जो है उसमें दरारें पड़ जाए, वो टूट जाए, और जो वहां जिस जगह पर यह बना हुआ है उस जगह की महत्ता जो है, वो महत्व जो है वो भी शायद चला जाए। तो हमने वो उसी जगह पर जो है उसको प्रोटेक्ट किया, इस पूरी केव को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। सो ये सोचना है वो चीज कहाँ रहने से ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां रखनी है। अभी कभी कभी कुछ चीजें जब आपको मिल जाती है तो उस चीज को उसी जगह पर जो है फोटोग्राफी कर लीजिएगा, तुरंत जो है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कभी कभी जब आप चीजों को कलेक्ट करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे या कॉमन मैन जो आपके साथ होते हैं उनको सिखाइएगा कि कैसे करना है, क्यों करना है, आपका उद्देश्य क्या है। जैसे धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, तो धुलिया नंदुरबार सूरत से नजदीक में है, तो धुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में मैं एक चीजें कलेक्शन करने के लिए गया था। तो बुधा बाबुल नाम का एक इंस्पेक्टर थे, उनके जो खेत में मैं गया था, तो बाद में वो रिटायर्ड हो गया, अभी तो खेती करते, उनके पोते जो है वो मेरे साथ वो खेत में घूम रहे थे। तो मैंने उनको धीरे धीरे समझाया कि चीजें कैसी होती है, एक्चुअली हमको क्या कलेक्ट करना होता है। तो धीरे धीरे अब क्या हो गया, ये बच्चे सीख गए। अब मैं जब जाता हूँ साल में एक बार तो ये बच्चे कलेक्ट करके वहां पर रख देते हैं, अपने ही खेत में जो झोपड़ा है उसमें कलेक्ट करके रखते हैं। और वो इंस्पेक्टर जो है रिटायर्ड, वो मुझे फोन करके बोलते हैं सर हमने कलेक्ट करके रखा है, आप कब आ रहे हैं, आप लेके जाइएगा। क्योंकि उनको पता है ये लीगली और हमारे जो है म्यूजियम पर्पज के लिए हम ले जा रहे हैं, और कंसर्न ऑफिसर जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी बात करके उसको प्रॉपर ही करते हैं। सो इट मीन्स दैट यू नीड टू कैरी ऑन द लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो आप कर रहे हैं आने वाली जनरेशन को सिखाना है, कल हम रहे ना रहे, बट ये काम जो है वो चलते रहना चाहिए। मुझे आता है कॉइन्स को कैसे करना है, या मुझे आता है मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे ये करना है, बट आपके चले जाने के बाद सब खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी सिखाना है। सो देन चीजें जब कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसका उद्देश्य क्या होता है, परमानेंट म्यूजियम तो एक ही है, बट एग्जीबिशंस करना,
गांव गांव में जाकर, स्कूल कॉलेज में जाकर एग्जीबिशन करना, लोगों को प्रॉपर रूप से जानकारी देना। क्यों देना है? क्योंकि उन चीजों के प्रति, हमारी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के प्रति उनके मन में आस्था निर्माण होनी चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, और साथ साथ में इंटरेस्ट निर्माण होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, इस विषय में रुचि निर्माण होना चाहिए। इसके लिए एग्जीबिशंस करने होते हैं। ऐसे हमने अभी तक लगभग 200 के करीब एग्जीबिशन आज तक किए हुए हैं। हम चीजों को ले जाते हैं। एग्जीबिशन करना एक तरह से हिक्टिक भी होता है, बट अनुभव के साथ धीरे धीरे वो सिंपल आप बना सकते हैं। देन चीजों को कलेक्ट करके जब आप ले आते हैं तो उन चीजों का क्या करना चाहिए आगे ला करके? लिस्टिंग एंड कैटलॉगिंग। बट 2 थिंग्स, अगर आप किसी के घर से चीजें ला रहे हैं ना, तो सबसे पहला याद रखिएगा कि चीजों को उन्हीं के घर में लिस्ट बनाइएगा। हो सके तो छोटा सा कैटलॉग, इसमें 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एंड ऑब्जेक्टिव कैटलॉग। तो छोटा वाला कैटलॉग वही बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग आप अपने म्यूजियम में आने के बाद बनाइएगा। किसी व्यक्ति से, किसी इंस्टीट्यूट से ला रहे हैं तो, और किसी अगर आर्कियोलॉजिकल साइट से वगैरह ला रहे हैं तो एटलीस्ट उसका वहीं पर फोटोग्राफी करके उसको जो है लिस्टिंग करके लेके आइएगा। बाद में ला करके आप अपने म्यूजियम में उसको कैटलॉगिंग कीजिएगा। अब इसमें और एक बात है, किसी के घर से या किसी आर्कियोलॉजी साइट से जब आप ला रहे हैं ना, तो फोटोग्राफी प्रॉपर कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन करते समय फोटोग्राफी प्रॉपर कीजिएगा। वो चीज के ऊपर का जो भी मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो प्रॉपर दिखना चाहिए। बाद में कैटलॉगिंग बनाते समय काम आएगा। अब कैटलॉग कैसे बनाते हैं, उसका क्या ये होता है, ये पहले हम सीखते हैं। कैटलॉग बनाते समय 2 तरह के रजिस्टर होते हैं। एक्सेशन रजिस्टर, कोई चीजें दे देता है तो आने के बाद में वो चीजें हम ये इसने ये दे दिया, उसका लिस्टिंग वगैरह 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 वो सभी। बट उसके बाद वो चीज हम अपने म्यूजियम में कहाँ रख रहे हैं? आइदर इन डिस्प्ले, आइदर इन हम कहीं शोकेस में रख रहे हैं, या किसी कपबोर्ड में रख रहे हैं, या कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन लेबोरेटरी में जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सभी डिटेलिंग जहां रखते हैं। एक्सेशन होना है ना, पता चलना है, और कैटलॉग में पूरा उसका बाकी डिटेल्स भी आना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में जब चीजें आती है तो कैटलॉग बनाते समय में 3 पार्ट नंबर हम बोलते हैं। ये हमारा टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ये संकेत शब्द जिसको बोलेंगे 3 पार्ट नंबर। क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2001, यानी ये साल है, सबसे पहले वो लिखना होता है कौन से ईयर में वो चीजें आपको मिली हुई है। संग्रहालय के लिए कैटलॉगिंग करते समय सबसे पहले याद रखना वो चीजें, जैसे आज हम 2024 में है, 2025 में है, तो पहले लिखेंगे 2025। यानी मैं अगर मेरे पास जो कॉइन है उसका अगर कैटलॉग बना रहा हूं तो सबसे पहले लिखूंगा 2025 पॉइंट। उसके आगे क्या लिखना है? वो पॉइंट होता है वो लॉट नंबर क्या है। जैसे मान के चलिए मिस्टर XYZ, कोई सचिन पवार जी है जिन्होंने हमको 100 कॉइन दिए हैं, तो हम वो सचिन पवार के नाम के लिए जो है उसके आगे वाला नंबर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 10 नाम है, 10 लोगों ने दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आएगा। उसके बाद वो हो गया लॉट नंबर। उसके बाद वाला तीसरा नंबर जो होता है, जैसे 2001.1.2, ये 2 क्या है? वो चीज का नंबर। यानी उन्होंने अगर हमको 100 चीजें दी हुई है तो उसमें से पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, मानो पहले एक तलवार दे दिया, दूसरा कोई ढाल दे दिया, तीसरा कोई बंदूक दे दिया, चौथा कोई अन्य चीज दे दिए, तो वो चीजों के नंबर। अब इसमें भी और एक छोटा सा भी ये बताता हूँ, लास्ट वाला जो नंबर है उसमें अगर जैसे कप और सॉसर है, यानी कप बशी जिसको हम बोलते हैं, तो अगर 2 चीजें साथ में, या कोई बॉटल है, सोने की बॉटल है, जैसे मेरे हाथ में ये बॉटल है एक, तो ये पानी का बॉटल है ना, सो मान लेके चलते हैं, मान लीजिएगा ये सोने का है, तो या ये ग्लास का है, ऊपर का ढक्कन सोने का है, तो मैं सिर्फ बॉटल लिखूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? ये ढक्कन सोने का है, मैं चोरी कर सकता हूँ ना, तो दोनों लिखना है। इसको बोलते हैं 1A 1B, तो 2 पार्ट है इसके, और लिखना है उसके आगे गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज या जो भी है, वो नंबर में नहीं लिखते हैं वो गोल्ड सिल्वर, बट कैटलॉगिंग की डिटेलिंग में लिखते हैं। बट ये नंबर जरूर होना चाहिए 1A 1B लास्ट में। हाँ, तो इसको याद रखना है, सिंपल है। पहला नंबर है साल का, दूसरा नंबर है लॉट नंबर, यानी आपको साल में 10 लोगों ने दिए हुए या आप 10 जगहों से कलेक्ट करके लाए हैं, तो वो दूसरा नंबर। तीसरा है उस चीज का नंबर। ठीक है, इतना सिंपल, वैसे इसे याद रखिए, ज्यादा इसमें नहीं जाना। अब जब हम चीजों को लाते हैं तब नंबरिंग करते हैं, ऐसा नहीं। चीजें जब डिस्कार्ड करनी होती है तब भी ये करना पड़ता है। जैसे मान के चले आपके म्यूजियम में कुछ एक 200 फोटोग्राफ है, बाद में ऐसा लगा कि नहीं भाई इसमें से 10 फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसे ही है, खराब है,
उसको जो है डिस्कार्ड करना है, यानी निकाल देना है, किसी को या तो कचरे में डालो या तो बेचना है या अन्य किसी को देना है। तो उस समय भी आपको वो आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी जो है उसको, यानी जिसको हम कैटलॉग नंबर बोल रहे, तो ऑब्जेक्ट आईडी आपको लिखना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है, आप ओनर कौन है उसका, ऑथराइज बाय माने जो करने वाला व्यक्ति है उसका नाम लिखना पड़ता है, क्यों आप उसको डीएक्सेशन कर रहे हैं, क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं वो लिखना पड़ता है, उसका डेट लिखना पड़ता है ना। ये सारी चीजें जो है उसका डिटेल लिख करके ही आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इन फ्यूचर हम, या कोई ऐसा बोल सकता है आपको कि आपने, यानी इन्होंने तो चीजें कलेक्ट की थी, इसका न्यूज आया था अखबार में कि उनको इन्होंने 500 चीजें दी हुई थी, अब कहाँ है वो 500 चीजें। अगर आप बोलोगे ए वो तो क्या रद्दी था, वो तो कचरा था, उसमें 10 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, बाकी 490 हमने फेंक दी। हु आर यू टू डिसाइड दिस? ऑथराइजर कौन है? आप कौन होते हैं उसको डिस्कार्ड करने वाले? आपका क्या ये है, किसके कहने के अनुसार आपने किया है, क्यों किया हुआ है, उसका पूरा ही आपको दिखाना पड़ता है। अदरवाइज बहुत कुछ हो सकता है, केस हो सकता है। हमारे ऊपर भी इस तरह से जो है, हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक केस दर्ज किया था, बट जब हमने सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ दे दिए तो केस जो है वो डिसॉल्व हो गया। सो ये कहना है कि लीगली चलिएगा, लॉफुली चलिएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कीजिएगा, तब जाकर के मुश्किलें नहीं होगी। ये रिकॉर्ड है ऑब्जेक्ट्स का, सब ये करते समय में, ये बहुत डिटेल कैटलॉग जब बनाते हैं उस समय में, वो कौन से काल का है, उसका रंग क्या है, वो एक्टिविटी, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, डायमेंशन, साइज, शेप, वो सब कुछ लिखना होता है। बट ये सारे डिटेलिंग में हम अब नहीं जाते हैं। अभी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था 3-4 चीजें, उतना जरूर ध्यान रखिएगा। बट एक जनरल लेवल पर चीज का नाम क्या है, जैसे कोई तलवार है, सोर्ड, उसके बाद में उसका अगर कलर है तो वो लिखिएगा, उसका मेटल क्या है लिखिएगा, उसके बाद में उसका साइज क्या है लिखिएगा, उसके बाद वो चीज आपको कहाँ से मिली, किसने दिया, वो चीज आपको कब, यानी उन्होंने सेल किया या डोनेशन दिया, वो सब लिखिएगा। अगर ऐसे 5-10 छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान रखते हैं तभी ठीक है। बहुत डिटेल में लिखना है तो ये सारी चीजें, उसका हिस्ट्री, उसका कलेक्शन इंफॉर्मेशन, उसका रेफरेंस इंफॉर्मेशन, किसके कहने के अनुसार आप वहां गए थे और कैसे आपको मिल गया। क्योंकि जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज चोरी होती है ना, जैसे डायमंड है, कोई नेकलेस है, तब ये सभी बातें जो है पुलिस पूछती है, तब हमको जो है ये सभी जानकारी रखनी है, उसका अमेंडमेंट हिस्ट्री जो है वो भी लिखना है। अभी हमारा जो है लास्ट पॉइंट पे हम चलते हैं आज के, डिजिटाइजेशन। व्हाई शुड वी नीड डिजिटाइजेशन? सो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस लेवल में बात कर रहे हैं? हम लोग डिजिटल लेवल में बात कर रहे हैं ना। सो अगर गूगल मीट नहीं होता तो या तो मुझे उधर आपके यहाँ आना पड़ता या आप सब लोगों को यहाँ पर आना पड़ता। सो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, अब यहाँ रखें ये म्यूजियम्स का वेब कॉन्फ्रेंस जो है, म्यूजियम्स एंड द वेब कॉन्फ्रेंस, तो उसका 737 साल चल रहा है। क्या आज भी हम लोग तैयार है वेब कॉन्फ्रेंसेस? कोरोना के बाद हम लोग चल रहे हैं, बराबर है ना, बट फिर भी हाइब्रिड मोड पर चलते हैं हम लोग मैक्सिमम। बट कंप्लीटली डिजिटल मोड पर चलने के लिए अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारा म्यूजियम्स रेडी नहीं है। इसका प्रॉब्लम, समस्या मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको अगर लगता है अभी यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों को नेशनल म्यूजियम देखना है दिल्ली का, देख सकते हैं क्या? ऐसा कोई प्रावधान नेशनल म्यूजियम के पास, दिल्ली के पास भी नहीं है, ना हमारे कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटीज के पास भी है कि हम चलिए इस तरह का प्रावधान करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम नहीं बन चुका। यानी गूगल मीट कर रहे हैं तो गूगल मीट नेशनल म्यूजियम के साथ भी कर सकते हैं, बट नेशनल म्यूजियम के स्टाफ में ऐसा प्रावधान है क्या कि वो हर चीज के पास जाकर, शोके के पास जाकर के आपको प्रॉपर रूप से वो बताएं? ऐसा प्रोविजन, वो सिस्टम नहीं बना हुआ है अपने पास, ये गलतियां हैं। सो इसके लिए हमको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी जो है अलग अलग, डिजिटल प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन फॉर प्रिजर्वेशन, अलग अलग शब्द है। और बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक और एक शब्द आता है, तो जो बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक होता है वो डिजिटल ही है ना। सो उसको इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे ईमेल वगैरह है, हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं, वो बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक, वो जन्म ही वैसा लिया है डिजिटल के रूप में, है ना। उसके पहले कोडैक कैमरा से फोटो लेते थे तो बॉर्न डिजिटल था क्या? नहीं, वो रोल होता था जिसको बाद में हम प्रिंट कर लेते थे, और उसको अगर चाहे, अभी चाहे तो हम लोग उसको वो रोल को भी हम डिजिटल में ले सकते हैं। सो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। जैसे हमारी किताब होती है, तो किताब को हम लोग क्या करते हैं, पुरानी किताब है तो उसको हम डिजिटाइज करते हैं, और उसको डिजिटाइजेशन करने के बाद OCR अप्लाई करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं ना। मगर ई बुक्स भी होते हैं ना, ई कॉपी होते हैं। आप व्हाट्सएप में जो मैसेज लिखते हैं वो ई है, ऑलरेडी ई है।
तो उसको किताब में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये सब करते समय में, डिजिटाइजेशन करते समय में 2 चीजों का ध्यान रखना है। हाई रेजोल्यूशन होना है। हाई रेजोल्यूशन माने क्या? सिंपल वे में बताता हूं। अगर A4 साइज का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास में, तो उसको जब आप डिजिटाइज करते हैं तो वो एटलीस्ट 1 मेगापिक्सल उसका ये होना चाहिए। जैसे फोटो खींचते हैं तो देखते हैं ना मोबाइल में जाकर के कितना केबी है या कितना एमबी है, तो वैसे देखना है एटलीस्ट 1 एमबी, 1 मेगापिक्सल का ये होना है। और दूसरा, जो डिजिटाइजेशन करते हैं उन लोगों के लिए 300 DPI जो स्कैनर होता है उसको हम बोलते हैं 300 DPI। A4 साइज के लिए एटलीस्ट बोल रहा हूँ, कम से कम मिनिमम 300 DPI करना चाहिए, या 600 DPI, 1200 DPI तक अगर करेंगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी होगा। यानी कोई A4 साइज का पेज अगर आप बाद में चल करके 10 बाय 12 फीट इतना बड़ा उसका कटआउट अगर आप बनाना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर वो 1200 DPI में अगर डिजिटाइजेशन किया जा चुका है तो। सो सच डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वी यूज्ड। और डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो संग्रहालय में क्यों करना चाहिए? एक सबसे पहली बात, मेरे पास अगर कोई किताब है और फिजिकल रूप में अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो कितने लोगों को दे सकता हूं? एक समय में एक ही व्यक्ति को। बट अगर उसको डिजिटाइज अगर एक बार कर दिया, ई कॉपी बना लिया, तो एक समय में वो चीज हजारों लोगों को यूज हो सकती है। बराबर है ना? सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूजर्स वो होता है डिजिटाइजेशन की वजह से। सेकंड, डिजिटाइज करने की वजह से फायदा क्या है? जैसे फिजिकल अगर बुक है, अगर उसमें से कोई डाटा हम लोग, जैसे मान के चलिए कि मुझे कहीं पर कोई पैनल डिजाइन करना है या कोई म्यूजियम का कोई एक एग्जीबिशन का ये बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई होने के बाद, डिजिटल होने के बाद वो डेटा वहां से एज इट इज उठा करके वहां यूज कर सकता हूँ उसका। अगर हिंदी, जैसे आपके पास हिंदी में है, बट अगर मुझे हिंदी नहीं पढ़ने आती है, मुझे अगर सिर्फ मराठी पढ़ने आता है, तो मैं क्या करूँ? तो आपकी किताब जो है मुझे कोई फायदा नहीं है फिजिकल है तो। बट डिजिटल करने के बाद हम उसको इधर गूगल ट्रांसलेटर की मदद से या फिर उड़ान सॉफ्टवेयर की वजह से, या अनुवादिनी जो हमारा IGNCA या AICTE ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं उसकी मदद लेकर के मैं उसको ट्रांसलेशन करके भी मैं उसको पढ़ सकता हूँ। सो डिजिटाइजेशन के ये कई सारे अलग अलग फायदे हैं। बट इसके लिए म्यूजियम्स के पास टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। जैसे हमारे पास में स्कैनर है, कौन से स्कैनर होने चाहिए? इप्सॉन, स्यूजर या फिर कैनन D200 EOS कैमरा सिस्टम्स, ये अलग अलग जो है ये टेक्निकल आपको मालूम होना चाहिए। और आपके पास जो लोग हैं वो इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए काम करने के लिए। प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस, अभी बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास वो उतना मैन पावर नहीं है, तो हम यूथ जनरेशन की मदद ले सकते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद ले सकते हैं, बट कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर कोई अच्छा बच्चा रहेगा तो उसको ये पता रहता है कि उसके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से भी हम डिजिटाइज कर सकते हैं। उसका जो स्टैंड मिलता है वो मात्र 1050 रुपए में मिलता है। मोबाइल रख करके जो डिजिटाइजेशन करते हैं उसका स्टैंड सिर्फ 1050 रुपए में रहता है। मोबाइल को डायरेक्ट टच नहीं करना है, इसके लिए जो रिमोट मिलता है छोटा सा, उसकी कीमत 150 रुपए रहती है। तो 1200 रुपए में एक डिजिटाइजेशन का मशीन आप बना सकते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन लगा हुआ है, अच्छा मोबाइल हमारे पास होना है, उसका कैमरा अच्छा होना है ना। उसी कैमरा को यूज करके, मोबाइल कैमरा को यूज करके हम डिजिटाइजेशन यूनिट अपने कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, घर में स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने जो खुद के डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रॉपर रूप से स्कैन कर सकते हैं ना। आजकल मोबाइल रख करके जो स्कैनर के ये होते हैं, तो कैम स्कैनर वगैरह लेके हम उसको डिजिटाइज कर लेते हैं ना। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में भी आप कर सकते हैं, बस इतना ही है, तो कैमरा हिलना नहीं चाहिए। उसके लिए हम जो है रिमोट का यूज करते हैं और वो स्टैंड का यूज करते हैं। ये सभी छोटी छोटी चीजें जो टेक्नो सेवी जो जनरेशन है उनकी मदद लेकर के हम कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटाइजेशन करने के बाद म्यूजियम में आने वाले लोगों को ऑडियो, वीडियो, वर्चुअल सिस्टम्स या QR कोड स्कैनर सिस्टम्स, ये सब हम जनरेट कर सकते हैं आफ्टर डिजिटाइजेशन। तो ये सभी बातें हैं अलग अलग तरह से। ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हुए हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे म्यूजियम्स में जब जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कल के सेशन में, हमारे पास आज भी हमारे 90%, 95% म्यूजियम्स के पास अपना वेबसाइट नहीं है खुद का। तो सबसे पहले हम लोग, यानी मैं सभी हम बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं भला थोड़ा आपसे बुजुर्ग हूँ, आप तो यूथ है, मुझसे भी ज्यादा आप एक्सपर्ट है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके आसपास के जो म्यूजियम्स है या आपके आसपास कोई आर्काइव्स है, लाइब्रेरीज है, उनको जाकर आप बोल सकते हैं कि हम आपको वेबसाइट बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए थोड़े पैसे लगते हैं ना, डोमेन परचेस करने के लिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए,
बट अगर मैं थोड़ा और ज्यादा नॉलेजेबल हूं तो मैं क्या बोलूंगा, हम अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट पर जो भी जैसा कर सकते हैं वो सब ब्लॉग पर कर सकते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम फ्यू फीचर्स डिफरेंट, कुछ फीचर्स अलग है। बट ब्लॉग शुरू करने के लिए तो पैसे नहीं चाहिए, बस नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे करना चाहिए। पैसों की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में आराम से जाके आप ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूजियम्स के पास लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स नहीं है, सबसे ज्यादा यहाँ मार खा गए हम लोग। 99% म्यूजियम जो है यहाँ पर ही जो है वो लैक है, वो कमी है उनके पास, क्योंकि बिजनेस प्लान है ही नहीं। पैसे कैसे कमाने चाहिए ये म्यूजियम्स, फंडिंग, सिर्फ फंडिंग माने किसका, गवर्नमेंट फंडिंग देगी या कोई फंडिंग एजेंसी मदद करेगी, इसी पर निर्भर रहते। आप ये मेरे जो कपड़े देख रहे हैं ये हमारे म्यूजियम ने तैयार किए हुए हैं, कपास से लेकर कपड़ा सब कुछ हम बना सकते हैं। और हमारा म्यूजियम का 8 करोड़ रुपए का सालाना एक्सपेंस जो है, 100 लोगों का सैलरी जो है हम अपने ही म्यूजियम से कमा लेते हैं। तो 8 करोड़ रुपए सालाना ऐसे हम लोग कमा लेते हैं। तो ये हमारा एक्सपर्टीज क्यों आया, बिजनेस प्लान की वजह से। जलगांव का गांधी रिसर्च फाउंडेशन म्यूजियम में हमने ये सब डेवलप किए थे। सो ये बताना इसलिए है क्योंकि म्यूजियम जो है समाज का समस्या समाधान करने वाला प्रॉब्लम सॉल्वर है, साथ में आपका जो स्टाफ है सब कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करना भी चाहिए ना। समाज माने कौन है, आपका स्टाफ भी तो एक समाज ही है, सोसाइटी है, तो हम उसके लिए भी कुछ करना हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है। उसके नीचे है म्यूजियम एक्ट्स आर डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय आर्कियोलॉजिकल रिसीट फंड्स। अभी ये लागू होता है जनरली सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट म्यूजियम्स के लिए, बट प्राइवेट म्यूजियम्स के लिए कुछ समय कुछ चीजों के लिए ये थर्ड वाला पॉइंट वैलिड है, कुछ इसमें नहीं है। म्यूजियम्स हैव नो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स, नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। जैसे आप अपने किसी भी आसपास के म्यूजियम में जाइए, इतना सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है क्या आपके पास, वो सबसे पहले तो बोलेंगे ये क्या होता है। बहुत सारे इसको पता नहीं है, बहुत सारे इसको यानी जो रीजनल लेवल के म्यूजियम या स्टेट म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, उनको ये पता है। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूजियम्स, प्राइवेट म्यूजियम्स के पास ऐसा नहीं है, प्राइवेट छोटे स्केल के म्यूजियम, और मार्केटिंग नाम की तो चीज उनके पास होती नहीं है। तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं वो आपको बताना है। टू प्राइवेट कमर्शियलाइजेशन initiatives of exhibits by companies required commission on the turnover of 20% to the government। ये बाद में हम कभी बात करेंगे क्योंकि इसमें उलझ नहीं जाना है। CSR में से आपको 5% मिल सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो फायदा होता है उसमें से 5% आपको मिल सकते हैं, बस इतना याद रखना है। एनी डिजिटल एक्शंस आर लेफ्ट विदाउट मेंटेनेंस, अपग्रेड और अपडेट। ये जो भी आप कर सकते हैं, आपका एक्सपर्टीज जो है, तो मैं म्यूजियम के नाते में आपसे आपकी मदद की सहायता की अपेक्षा करता हूं। उसी तरह से आपको भी म्यूजियम्स के पास जाकर सहायता देने की भावना आपके अंदर हो, तब ये वाइस वर्सा हो सकता है। देखिएगा, डिजिटाइजेशन करने के लिए जो डिजिटल लैब लगता है वो खड़ा करना एक बहुत महंगी चीज होती है, बट उसका सोल्यूशन भी कैसे निकाला जा सकता है उसका ये सिंपल उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम मुंबई वालों ने ये एक छोटा सा यूनिट डेवलप किया हुआ है, जो आपके सामने दिख रहा है आपको। एक छोटा सा सिंपल पर्दों का ये करके एक यूनिट बनाया हुआ है। 360 डिग्री एंगल में अगर आप स्कैन करना चाहते हैं किसी चीज को, उस स्कैनर की मिनिमम कीमत 3.5 लाख से शुरू होती है। बट यहाँ देखिएगा, कैनन D200 या निकॉन D90 SSLR जो भी है, कैमरा अच्छा वाला कैमरा लेके ये वाला सामने का यूनिट जो है वो मात्र मैक्सिमम आप जो है 2000, 3000, 5000 तक अच्छा बना सकते हैं। कैमरा का कीमत अलग बता रहा हूं मैं, ये सामने वाला जो यूनिट, और इसको जो है आप हर तरफ से जाकर के अच्छे से उसको ये कर सकते हैं। सो आपके पैसे बचाते हुए आपको जो है बहुत अच्छा काम कैसे कर सकते हैं उसका सोल्यूशन देना, या आपकी तरफ से म्यूजियम्स को सोल्यूशन देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जो है, CSMVS ऐसा हम बोलते हैं, तो मुंबई का, तो वहाँ का ये लेबोरेटरी है। एक्चुअली म्यूजियम्स के लेबोरेटरी में जाने नहीं देते हैं बड़े बड़े म्यूजियम्स में, बट ये ऐसा म्यूजियम है यहाँ आपको इनवाइट किया जाता है, खुशी से आइए आइए देखिएगा, और सबके लिए, पब्लिक के लिए खुला है, कोई भी जाकर आराम से देख सकता है। तो सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है, हम लोग सीखते रहेंगे। सो इसी तरह से आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को डॉक्यूमेंटेशन करते समय डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो भी हम यहाँ जाकर के सीख सकते हैं। ऐसे डिजिटाइजेशन करते करते हम लोग डिजिटल नेटवर्क भी बनाना है। जैसे आपके कॉलेज में अगर कुछ अच्छा चल रहा है डिजिटाइजेशन में, तो मुझे आपसे सीखना चाहिए। अगर
अन्य कहीं किसी म्यूजियम में चल रहा है तो आपको उनसे सीखना चाहिए, मुझे भी उनसे सीखना चाहिए। सो हम लोग डिजिटल नेटवर्किंग के द्वारा एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जैसे सिंपल हमारे गांव से रिलेटेड कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट या कोई एक आर्कियोलॉजी आर्टिफैक्ट कहाँ पर है, ऐसा अगर पूछा गया तो पता नहीं। जैसे मैं नागपुर में रहता था तो नागपुर के बारे में सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है, या जलगांव में रहता था तो जलगांव के बारे में सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है, तो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक में था। तो मैं वहां जाने के बाद में उनको मैंने बोला कि सर मुझे वो चाहिए, तो तुरंत उन्होंने मुझे दे दिया। तो नागपुर में था तब मैंने ऑनलाइन में ही देख लिया, सिंधुरागिरी महात्म्य डिजिटाइजेशन हो चुका था, उन्होंने इंटरनेट पर अपलोड कर लिया था, मुझे वहां से मिल गया। तो डिजिटल नेटवर्किंग, हम सब एक दूसरे की मदद करते हुए नेटवर्क के द्वारा ये फायदा ले सकते हैं। यहाँ मात्र उदाहरण के लिए मैंने बताया, जैसे किसी गाड़ी का इंजन अगर बनाना है तो इतना आसान नहीं है, बट वो इंजन बनाते समय में अगर उसको कैसे बनाया जा रहा है, उसका अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल रूप में अगर किया जाए तो ऑटोमेटिकली वो मशीन जो है, वो इंजन जो है, वो मशीन्स के द्वारा हम बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, आपका जो भी मेहनत है वो आप बाद में बचा सकते हैं। इसी विषय को लेकर के मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स डिजिटल नेटवर्किंग, और ऐसा काफी कुछ जो है अन्य गवर्नमेंट ने भी मुझे कुछ लेटर दिए हुए हैं। ये सभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज, 3D लेजर एंड सो मेनी सच टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल देयर, सो वी शुड नीड टू स्टडी इट। ऐसे कुछ अन्य नेटवर्क्स भी है, उसके भी आप अध्ययन कर सकते हैं। म्यूजियम कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा डाल के आप खुद अध्ययन कर सकते हैं। ये डिजिटल नेटवर्किंग की दुनिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। कभी चल करके हम और डिटेल में जानकारी इसकी लेंगे। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे डिजिटल नॉलेज नेटवर्क का उपयोग करते हुए कुछ चीजों को पाने का प्रयास किया हुआ है। बट प्लीज बी केयरफुल दैट एक्सपर्टीज सभी का सभी तरह से नहीं हो सकता है। मैं ही मास्टर हूँ, ये ईगो मत रखिएगा। हाँ, फॉरगेट योर ईगो। आपसे मैं कुछ सीख सकता हूँ या आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं, या हम सब एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। ये भावना अगर रही तो हम बहुत कुछ जो है अच्छा आगे जाकर कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। सो हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने जो रिक्वेस्ट किया था इसका समरी लिखते जाइएगा, और लास्ट डे आपको जो है वो ईमेल करना है आपका जो भी नोट्स है director@theheritagefoundation.in, और आपके टीचर जो बताएंगे उस पर। सो द म्यूजियम्स आर वाइटल लिंक्स टू आवर कम्युनिटीज पास्ट। The support we receive from the community helps to make sure that they will be here for future generations to enjoy. हम समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज भी आपके लिए कुछ जरूर करेगा। मिलकर के जो है आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा हम करते रहेंगे। बस इतना याद रखेंगे। सो हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ गलत हुआ हो तो आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरे पीछे बैठ करके जो काम कर रहे हैं ये सौरभ जी, हमारे जर्मनी से पढ़ाई करके आए हुए हैं, एमएससी करके आए हुए, एमएससी इन आईटी, और जो है हमारे यहाँ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का पूरा काम वो हमारे म्यूजियम में कर रहे हैं। सो थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। लास्ट फ्यू मिनट्स आर देयर, अगर कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए। Okay, dear students, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, so that we can seek the answers from बोबड़े जी। अगर अभी आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है तो हो सकता है कि हम बाद में भी सर से ये डिस्कस करें। सर, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि शायद जैसे आपकी उर्से मैम, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर उर्से मैम से जो बात हुई होगी, तो शायद आपको ये ज्ञान है कि हम एक म्यूजियम जो है अपने न्यू कॉलेज बिल्डिंग में सेटअप करना चाहते हैं। उसके लिए बच्चों ने जो है आसपास के जो विलेजेस हैं, जो हमारा लोकल एरिया है, वहां से कुछ आर्टिफैक्ट्स जो है वो इकट्ठे किए हैं। थोड़ा सा हम ये चाह रहे थे कि आप अगर कल के सेशन में या परसों के सेशन में थोड़ा सा हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि हम उसे कैसे संजो के रखें, म्यूजियम को कैसे सेटअप करें, उसकी देखभाल कैसे करें। तो आई थिंक यहाँ पे जो जितने भी मेजर ये बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, वो इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे एंड दे विल बी एबल टू कैरी दिस इन्फॉर्मेशन। हमारा अगला सेशन का नाम ही है म्यूजियम प्लानिंग एंड प्लानर। यस सर। सो उसी टॉपिक पे अपना सेशन है जी।
ठीक है सर, ठीक है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्रेजेंट हियर इन द classrooms that tomorrow is going to be a very interesting session, so please don't miss that. And obviously अभी तक जो हमने थ्योरी में सीखा है उसे हम प्रैक्टिकली आई थिंक कल परसों तक हम अप्लाई करेंगे